हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी ज्ञान कोश। पूरा बोलना मैं भूल जाता हूँ। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद मध्य प्रदेश का कैसे निर्माण हुआ, किस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स हैं वो मिलकर एक सिंगल मध्य प्रदेश बना। उसके बाद मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो जिले हैं उन जिलों का निर्माण हुआ। तो उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो डिटेल डिस्कशन हम देखेंगे। अब ये लेक्चर सिर्फ प्री के लिए है। इसमें कई सारी स्टोरीज हैं, कई सारी और भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में आपका पेपर 1 का जो टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मध्य प्रदेश, तो मेंस के लिए वो अलग से टॉपिक होगा जिसके अंदर हम डिटेल में उन सब चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे। अभी ये जो लेक्चर है ये प्रीलिम्स के लिए है। इसके पहले 3-4 और लेक्चर्स मैं एमपीजीके के डाल चुका हूँ, तो वो भी आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आपको ऊपर दिख जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, या लेक्चर के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। साथ ही एक पोल अभी बीच में आएगा, तो पोल पर आप आंसर करके बता सकते हैं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। लेक्चर के बीच में एक पोल आपको कंडक्ट किया जाएगा। चलिए, तो जैसे आपको पता है अनअकैडमी ने अपना जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ाने की जो घोषणा है वो घोषणा वहां पे कर दी है, और प्राइस कितना है उसको लेके मैं एक वीडियो कल बना चुका हूं, और अभी भी इस लेक्चर में बताऊंगा कि नया जो प्राइस है वो 8400 से बढ़ के 12800 रुपये हो जाएगा। तो 24 महीने का जो कोर्स है वो आपको 12800 का मिलेगा, लेकिन अभी आप इसको ले लेते हैं तो अभी ये सिर्फ आपको 8400 में मिलेगा। जबकि एक साल का जो प्राइस क्या है वो हमने अभी रिवील नहीं किया है, और एक साल का तकरीबन 9,500 से 10,000 के बीच में होगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आप सोच रहे हैं कि अगले महीने लूँगा या उसके अगले महीने लूँगा, ये एग्ज़ाम आएगी तब लूँगा, तो अभी रुक थोड़ा सोचिए उस बात को और अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको जो कम प्राइस है या जो लोअर प्राइस है, उस लोअर प्राइस के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो लोअर प्राइस के अंदर सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नए कोर्स में आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर पूरे 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डालेंगे। अभी तकरीबन 7,000 के आसपास क्वेश्चंस हम उसमें डाल चुके हैं, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में बैच कोर्सेज जो है वो 10 तारीख से लॉन्च हो रही है। उसके अलावा कई सारे आपके जो बाई मंथली जो मैगजीन है करंट अफेयर का, बाई मंथली मैगजीन के बाद, करंट अफेयर के बाद आपको एक दूसरी चीज़ जो मिलेगी वो है आपका इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नोट्स। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद कोर्सेज कौन से चल रहे हैं, अपकमिंग कोर्सेज कौन से हैं, तो अपकमिंग कोर्सेज के अंदर डिटेल कोर्स ऑन द ज्योग्राफी है फॉर पेपर 1। ये पेपर 1 का कोर्स लॉन्च होने वाला है, और ये कोर्स स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर का, और उसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 9 बजे। उसके बाद एमपीपीएससी पेपर 2 है ना, पेपर 2 का पूरा सिलेबस, पार्ट ए और पार्ट बी, द होल सिलेबस, वो मैं स्टार्ट करूंगा। इंग्लिश मीडियम वैसे लिखा है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, ये कोर्स स्टार्ट होगा 12 अक्टूबर से, और ये एक बैच कोर्स का पार्ट है जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, और इसका टाइम रहेगा 8:30, है ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा फ्लिप हो गया है, ये 12 को होगा, ये 10 को होगा, और टाइम भी थोड़ा फ्लिप हो गया वो इमेज डालने में, तो उसको रिवर्स समझना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसके लिए मुझे फिर से पूरा वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा समझ लेना उसको, मैं अगले लेक्चर में उसको सही कर दूंगा। तो ये अपकमिंग लेक्चर्स हैं जो 10 और 12 को स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद ऑनगोइंग कोर्सेज के अंदर आपका एमपीपीएससी हिस्ट्री का एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और इसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, तो पूरा हिस्ट्री में इसके अंदर कवर करूंगा, एंशिएंट से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आर्ट एंड कल्चर, मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर, पूरा पार्ट ए आपका कवर होगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का एक कोर्स चल रहा है, जहां पर पूरी इंडियन इकोनॉमी जो है पेपर 2 का पार्ट बी और उसका यूनिट 1, वो पूरा यूनिट 1 में कंप्लीट कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बैच। उसके अलावा कई सारे और भी कोर्सेज हैं जो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ये कंप्लीट कोर्सेज हैं, एंड सो ऑन बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक ही मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि 7,000 का पड़ेगा, लेकिन आप मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस कोड को आप यूज़ करेंगे, तो कोड को यूज़ करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 महीने का जो कोर्स है वो 6300 रुपये का, और आपको 2 साल का जो कोर्स है वो 7560 रुपये का यहाँ पे पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा आपके पास और भी अगर क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह हैं तो उनको रिडीम करके आप और उसको फर्दर वहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मध्य प्रदेश की। उसके पहले थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारत के पुनर्गठन की, है ना। थोड़ा उसका बेस बनाना जरूरी है कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आपको हुई। अंग्रेज जाते हैं भारत छोड़ के, और भारत छोड़ के जब जाते हैं 1947 में, तो उस समय पे अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों ने कई सारी ट्रिटीज की थी, कई सारी संधियां की थी, जिसको हम सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सहायक संधि जो है वो किस गवर्नर जनरल के
द्वारा स्टार्ट किया गया। तो कई सारे राज्यों ने सहायक संधि करी। अब सहायक संधि में ये था कि जितने भी रियासती राज्य हैं उन रियासती राज्यों की जो रक्षा है वो अंग्रेज करेंगे अपने दुश्मनों से, आसपास जो दूसरे स्टेट हैं वो उनके दुश्मन हैं, तो अंग्रेज उनकी रक्षा करेंगे और उसके बदले उनको सेना जो है वो अंग्रेजों की सेना रखना पड़ेगी या अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा भारत में राज करने के लिए। तो ऐसे उनके बीच में संधि हुई और इस संधि के अंतर्गत रियासती राज्य जो है वो भारत उस समय ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पे आपका पार्ट बनते हैं। लेकिन 3 जून 1947, 3 जून 1947, इस दिन एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुआ जिसको हम माउंटबेटन डिक्लेरेशन कहते हैं, या उसको हम 3 जून प्लान भी है, 3 जून भी प्लान उसको कहा जाता है। तो इस 3 जून प्लान में क्या हुआ कि जितने भी रियासती राज्य थे है ना, उनको अधिकार दे दिया गया कि आइदर दे कैन ज्वाइन इंडिया, है ना, कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे। ये 3 अधिकार उनको वहां पर आपको दिए गए। ठीक है, तो कई सारे स्टेट थे जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, भोपाल था, इन लोगों को लगता था कि पाकिस्तान के साथ में जाना चाहिए। अब हैदराबाद तो पाकिस्तान में जा नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, बीच में है, तो उसने बोला हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। त्रावणकोर ने भी बोला इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई। और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो हमारे 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण करने का काम किया। वैसे हम एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, हमको दूसरे व्यक्ति का नाम भी लेना चाहिए। तो पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सब आपको पता है। लेकिन वल्लभ भाई पटेल के अलावा एक और उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, वीपी मेनन। तो वो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे और उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितनी भी रियासतें थी, चाहे वो मध्य भारत से बात करना हो, इंदौर से, ग्वालियर से, जब उसके अलावा आपके राजा हरि सिंह से बात करना हो या जूनागढ़ से बात करना हो, जितने भी स्टेट से बातचीत करके उनको भारत में शामिल करना हो, तो ये पूरा जो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस था वो पूरा वीपी मेनन के द्वारा किया गया। जहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो पंडित आपके जवाहरलाल नेहरू तो नहीं, खैर फिर भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो अपने पर्सनल रिलेशंस का उपयोग करते थे। क्योंकि जब वो खुद स्वतंत्रता का आंदोलन जब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उस समय जितने भी राजा थे भारत के अंदर, चाहे वो इंदौर के राजा हो, चाहे वो ग्वालियर के राजा हो, चाहे त्रावणकोर के राजा हो, सबके साथ में उनके पर्सनल रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। तो कहीं उन्होंने उन पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे उसको एकत्र किया, कहीं पुलिस फोर्स भेज के किया। तो इन 2 लोगों ने मिलकर पूरे भारत का इंटीग्रेशन किया। ओके, उसका जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उस समय आपको पता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल हुआ करते थे, 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। जिसमें जो फर्स्ट शेड्यूल था, पहली अनुसूची थी, जहां पर हम अभी क्या देखते हैं, स्टेट के नाम देखते हैं, राज्यों के नाम, है ना, स्टेट और यूटीज हैं उनके नाम देखते हैं, या कोई अक्वायर्ड टेरिटरी है, कोई क्षेत्र हमने अक्वायर किया है तो उसके नाम वहाँ पर आप देखते हैं। तो उनके जो नेम है वो नेम आपको मिलेंगे, उनके एरियाज कौन कौन से थे वो सब वहाँ पे मिलेंगे। तो वहाँ पे स्टेट और यूटी उनके नाम आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिलेंगे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 का, तब ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय क्या था, उस समय जो फर्स्ट शेड्यूल है, उस फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट हुआ करते थे। पार्ट ए हुआ करता था, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट। इस प्रकार से 4 प्रांत आपके 4 पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड था। तो पार्ट ए में कौन से राज्य थे? पार्ट ए में वो राज्य थे जहाँ पर जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल प्रोविंस हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल के लिए आपका बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मतलब जो सीपी वाला एरिया था, सेंट्रल प्रोविंस इन बिहार, तो उसको बाद में हम मध्य प्रदेश बोलेंगे। फिर पंजाब के अंदर भी ईस्ट पंजाब वाला एरिया है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब जो स्टेट थे, वेस्ट बंगाल वाला एरिया अभी एग्जैक्टली नहीं, तो ये सब जो है वो गवर्नर के अंडर हुआ करते थे। ये अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। और बाकी जितने भी एरिया थे वो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, वहाँ पर रियासती राज्य थे। तो अंग्रेजों का एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल वहाँ पे हुआ करता था रियासती राज्यों में, जहाँ पर राजा थे। इन एरियाज में राजा नहीं हुआ करते थे। और सीपी और बरार वाला जो एरिया है अभी के समय का जबलपुर और आपका छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, ये पूरा जो एरिया है, सागर वाला पूरा एरिया अभी के मध्य प्रदेश का, 2020 के मध्य प्रदेश का, वो पूरा जो एरिया है, वो पूरा एरिया इसके अंदर यहाँ पर आपका सीपीएन बरार के अंदर यहाँ पे आता था। और इसके भी एक अलग इतिहास है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये पार्ट ए स्टेट हो गया। उसके बाद पार्ट बी स्टेट थे। तो पार्ट बी स्टेट के अंदर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो राज प्रमुख है या एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, जैसे अभी के समय पर राज्यपाल होते हैं, उस समय अंग्रेजों ने राज प्रमुख, मतलब सॉरी गवर्नमेंट है, उन्होंने राज प्रमुख का पद वहाँ पर आपका क्रिएट किया। तो ये लगभग गवर्नर की तरह होता था। लेकिन ये जो गवर्नर थे या जो राज प्रमुख थे, ये किसी पुराने जो राजा हैं या प्रिंसली स्टेट के कोई राजा हैं, उनको राज प्रमुख बनाया जाता था और उनके अंतर्गत चुनाव करा के
मतलब वो राज प्रमुख हैं, उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। फिर प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे और डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के बाद एक स्वतंत्र जो सरकार है वो सरकार वहाँ पे स्टेट में काम करेगी। तो जो भी राज्य राज प्रमुख के अंडर हुआ करते थे उनको बी स्टेट की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको रखा गया। ठीक है, तो राज प्रमुख एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हेड हो गए वहाँ पे, स्टेट के संवैधानिक प्रमुख हो गए, जैसे अभी हमारे राज्यपाल हुआ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट किया जाता था, बट वो एक ही व्यक्ति था। जैसे हमारे मध्य भारत के अंदर शिवाजी राव सिंधिया थे तो उनको आजीवन राज प्रमुख वहाँ पे बना दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेट बनते हैं। अब कौन कौन से स्टेट थे? पेप्सू स्टेट है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू स्टेट, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान और सौराष्ट्र। मध्य प्रदेश में एक ही पार्ट है, वो है मध्य भारत। ठीक है, तो मध्य भारत को उसका भाग यहाँ पे बनाया गया। पहले विंध्य प्रदेश जो था वो भी इसी के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में विंध्य प्रदेश जो है उसको बी कैटेगरी से निकाल के सी कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। उसका भी कारण क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों किया गया। तो बी कैटेगरी में हमारा सिर्फ मध्य भारत एरिया था, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, उसके जो सी कैटेगरी जो स्टेट थे, यहाँ पर चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे एरिया थे कुछ स्पेशल एरिया, जिन एरियाज के अंदर कुछ इशू था, कोई उसको भारत में मर्जर का कोई इशू था या वहाँ के लोगों का कोई इशू था, तो उन इश्यूज के चलते इसको कैटेगरी सी में डाला गया। और यहाँ का जो प्रमुख था वो सेंट्रल जो चीफ कमिश्नर था वो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और वो चीफ कमिश्नर जो है उसका पूरा प्रबंधन करेगा। ठीक है, अब ये स्टेट्स कौन कौन से थे? तो इन स्टेट में स्पेशली हमारे जो भोपाल था, तो भोपाल इसके अंदर शामिल था। भोपाल के अलावा अजमेर, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और हमारा विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश को बाद में सी कैटेगरी में डाला गया, इनिशियली वो बी कैटेगरी का था। तो आपको किसी बुक में बी मिलता है, किसी में सी मिलता है। उसका रीज़न यहाँ पर यही है कि पहले 1951 तक या ऑलमोस्ट 1951 तक वो बी कैटेगरी में रहा, लेकिन उसके बाद में सी कैटेगरी में डाला गया। उसका कारण क्या था वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और डी के अंदर बाकी जो एरिया थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा वहाँ पे कंट्रोल करती थी, उसके अंदर से अंडमान एंड निकोबार हुआ करता था। तो ये चार पार्ट में, पार्ट ए बी सी डी के अंदर पूरा जो भारत है, पूरे भारत को डिवाइड किया गया। तो ये जो स्थिति थी 1950 से लेकर लगभग 1956 तक ये स्थिति बनी। 1956 में आपको पता ही है कि 1956 के अंदर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फजल अली कमीशन बना है और उसके द्वारा उसने भारत को पूरे 14 स्टेट और यूटीज के अंदर वहाँ पे डिवाइड किया था। खैर वो एक अलग बात है। ये आपके सामने एक मैप है जो 1956 के पहले का, मतलब मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन नहीं हुआ था उसके पहले का मैप है। तो यहाँ पर आप देखोगे वी हैव द मध्य प्रदेश, मध्य भारत, सॉरी, ये मध्य भारत है जहाँ पर ग्वालियर और इंदौर स्टेट और लगभग वो पूरे एरिया हैं। ठीक है, उसके बाद भोपाल स्टेट है यहाँ छोटा सा, ये विंध्य प्रदेश है और ये मध्य भारत है जिसके अंदर अभी के समय का छत्तीसगढ़, कुछ एरिया आपके मध्य भारत का, सॉरी आपके महाराष्ट्र का एरिया, उस समय बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, उसका कुछ एरिया, ये सब एरिया वहाँ पे आपको मर्ज है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ें, आपको कौन कौन सी बाउंड्रीज यहाँ पे लगती हैं। तो पहली बात तो राजस्थान की बाउंड्री से टच करता था। इधर आप आओगे तो यूपी पहले भी था, अभी भी है। उसके बाद बिहार से टच करता था, उड़ीसा से टच करता था और हैदराबाद से टच करता था और बॉम्बे स्टेट से टच करता था। ठीक है, बॉम्बे स्टेट अभी डिवाइड होके दो स्टेट बन गए हैं, एक गुजरात है और एक महाराष्ट्र, एक आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, वो डिवाइड हो चुका है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये उस समय की स्थिति 1956 में, मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ उसके पहले की हुआ करती थी। बाकी भी स्टेट, हिमाचल वगैरह आप इस मैप के अंदर देख सकते हो। ठीक है, ये दूसरा मैप है, ये 11 नंबर जो है ये मध्य भारत है, ये विंध्य प्रदेश है, ये पुराना मध्य प्रदेश या सीपीएन बरार वाला एरिया, और यहाँ पर आपका दिस इज द भोपाल स्टेट। ये यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपको मैप में दिख नहीं रहा होगा, ये भोपाल स्टेट। तो ये स्थिति जो है 1953-1956 तक ये स्थिति यहाँ पर आपको हुआ करती थी। ठीक है, अब ये स्थिति हुई तो जैसे मैंने आपको बताया कि रियासती राज्यों को मर्ज किया गया, उनको शामिल किया गया। अब मध्य भारत कैसे बना, इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको किसी प्लस के लेक्चर में या मेंस की क्लास में बताऊंगा। अभी हम बेसिक चीज़ें देखेंगे मध्य भारत के बारे में। मध्य भारत या उसको बोला जाता था मालवा यूनियन, ये दोनों उसके नाम हुआ करते थे, है ना। लेकिन जब ये इसके गठन हुआ तो सीपी मेनन है या सरदार पटेल है, उनके बीच में लंबी बातचीत चली। इंदौर के अंदर कई सारे कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद उसको नरेश मंडल बोला जाता था। नरेश मतलब आपका किंग का मंडल या किंग का, द किंग्स पार्टी या किंग का जो एक कमिटी है, किंग कमिटी बोला जाता था। हिंदी में नरेश मंडल उसको बोलते थे। तो वो नरेश मंडल का गठन किया गया और उनके बीच में बैठक हुई। इंदौर के राजा, ग्वालियर के राजा, दूसरे कई सारे रियासती राज्य थे छोटे छोटे, उनके राजा, इनके बीच में बातचीत होती थी। लेकिन इनके बीच में दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, दो इंपॉर्टेंट सबसे बड़े राजा थे। सबसे बड़े राजा थे ग्वालियर के शिवाजी राव सिंधिया, वो भारत के सबसे बड़े राजाओं में से एक थे। उसके दूसरे थे आपके इंदौर के होलकर, ठीक है, यशवंत राव होलकर आपके सेकंड। तो इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि दो अलग अलग स्टेट थे, दो अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे और दोनों का अपना खुद का इंपॉर्टेंस था। जबकि ग्वालियर के जो
जो सिंधियास थे उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन उनका था, होलकर भी कहीं उनसे कम नहीं थे। तो ये था कि वो चाहते हैं कि 2 अलग अलग स्टेट बने, लेकिन सरदार पटेल चाहते थे कि जो 3 जगह हैं, एक आपका इंदौर है, मतलब इंदौर स्टेट हो गया, उसके बाद आपका भोपाल स्टेट हो गया, और भोपाल स्टेट के बाद तीसरा आपका ग्वालियर स्टेट हो गया। इन तीनों स्टेट को मिला के जो मध्य भारत है, इन तीनों को मिला दो और मध्य भारत का यहाँ पे गठन किया जाए, ठीक है। लेकिन जो भोपाल था, पता ही है भोपाल भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, भोपाल ने काफ़ी रेजिस्टेंस किया भारत में शामिल नहीं होने का, तो उस रेजिस्टेंस के कारण भोपाल को छोड़ दिया गया और इंदौर स्टेट और ग्वालियर स्टेट और उसके आसपास की जितनी भी रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, चाहे वो धार हो, देवास हो और भी कई सारी रियासतें थी, उन सभी रियासतों को मर्ज किया गया और मध्य भारत यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। अब कब बनता है? 28 जून 1948 को जो है उसको क्रिएट किया गया और तकरीबन 25 से 28 जो रियासतें थी उन रियासतों को मर्ज किया, जिनमें 2-3 रियासतें या 4 रियासतें सबसे बड़ी थी। पहली ग्वालियर जो सबसे बड़ी थी, सेकंड आपका इंदौर रियासत जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट थी, तीसरी जो आपकी धार रियासत थी वो भी एक इंपॉर्टेंट थी, और चौथी सबसे बड़ी जो रियासत थी वो देवास थी। देवास भी 2 भागों में डिवाइडेड था, देवास सीनियर और देवास जूनियर। तो इस प्रकार के जो स्टेट है इन सबको मर्ज किया गया और मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बनाया गया। अब इसका जो नाम था, नाम को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था कि ग्वालियर के लोग बोलते थे कि मध्य भारत अगर लिख दिया तो हमारा ग्वालियर का नाम तो आया ही नहीं, इंदौर वाले बोलते हमारा भी नाम नहीं आया, ऐसे कैसे चलेगा, हमारे नाम का रिकॉग्निशन है कुछ। और ग्वालियर वाला तो लगभग फिसल चुके थे कि हमको नहीं करना, हम तो एक सिर्फ ग्वालियर स्टेट बना दो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो वो तो लगभग फिसल चुके थे, लेकिन मेनन और बाकी लोगों ने उस बात को वहाँ पे संभाला और उसके बाद जो ऑफिशियल जो नाम है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उसका नाम है ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा, या फिर आपका मध्य भारत यूनियन। तो ये पूरा ऑफिशियल नाम था, इतना बड़ा ये ऑफिशियल नाम के साथ में जो पूरा एक नया स्टेट है, ये नया स्टेट 1948 को बनता है और उस समय पे पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं उन्होंने इसका उद्घाटन वहाँ पे किया था, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो एरिया था तो तकरीबन आपका 1,21,000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ इसका एरिया था, ठीक है। पॉपुलेशन जो थी तो वो तकरीबन 79 लाख उसका पॉपुलेशन हुआ करती थी, तो जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि अभी भी जनसंख्या इनके सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद कैपिटल की बात आई तो कैपिटल में भी लड़ाई हो गई कि भैया कैपिटल कहाँ पे किसका, तो ग्वालियर वाले बोलते थे कि हमारे यहाँ पर हो, इंदौर वाले बोलते थे हमारे यहाँ पे हो, और उसको लेकर बड़ी उनके बीच में बहस हुई। तो पंडित नेहरू ने सॉल्यूशन निकाला कि लड़ो मत, एक काम करो 6 महीने तुम रख लो, 6 महीने तुम रख लो, कि जो ग्वालियर जो है वो विंटर कैपिटल और इंदौर जो है वो समर कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम उसको डिवीजन कर लो, उसका विभाजन यहाँ पे कर लो। तो कैपिटल जो है वो 6-6 महीने या कहीं पे 7 महीने और 5 महीने लिखी गई है, लेकिन जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है उस हिंदी ग्रंथ अकेडमी में 6-6 महीने लिखा गया, बट एक्चुअली में ग्वालियर के अंदर 7 महीने और इंदौर में 5 महीने यहाँ पर आपका काम चलता था, ठीक है। तो 2 इनकी कैपिटल वहाँ पे हो गई। उसके बाद स्टेट के अंदर जो विधानसभा बनी तो 99 मेंबर्स की विधानसभा थी, और विधानसभा का जो भवन है जो मोती महल है ग्वालियर का, वहाँ पर विधानसभा की बैठक हुआ करती थी। विधानसभा वाले लेक्चर में ये मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है। पहले जो चीफ मिनिस्टर थे ये तो लीलाधर मंडलोई, वो पहले मुख्यमंत्री बने। पहले जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो है वीएस खोड़े हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट अधिकारी हुआ करते थे आपके होलकर स्टेट, होलकर स्टेट में, सॉरी। उसका डिप्टी राज प्रमुख जो है, उप राज प्रमुख जो है वो यशवंतराव होलकर जो सेकंड है वो बने। तो ये एक्चुअली राजा का नंबर है, तो इसको आप अवॉइड कर देना। तो यशवंतराव होलकर सेकंड है ना, ये जो राजा थे वो यशवंतराव सेकंड होलकर, मतलब होलकर सरनेम था, यशवंतराव सेकंड जो है वो इसके उपराज प्रमुख बने, है ना। सेम ये शायद फैक्ट मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे खुद को अभी पता चला है, तो पहले मैं पढ़ाया था। तो यहाँ पर वही था कि ये सबसे बड़े राजा थे तो उनको राज प्रमुख बना दिया आपके जीवाजीराव सिंधिया को, और जो उपराज प्रमुख है वो आपके जो यशवंतराव होलकर हैं उनको यहाँ पे बनाया गया। और सेकंड चीफ मिनिस्टर जो है वो गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय बनते हैं, क्योंकि लीलाधर मंडलोई जो है उन्होंने बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका दोनों स्टेट के बीच में समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन करना बड़ा मुश्किल था कि इंदौर की भी सुनो, ग्वालियर की भी सुनो। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं करना, तुम रखो तुम्हारा पोस्ट, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड चीफ मिनिस्टर हैं वो गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय बनते हैं, ओके। और उसके बाद इलेक्शन वगैरह होकर और भी कई सारे लोग वहाँ पर आपके आते हैं। तो ये बात हुई आपके इन स्टेट्स की, इन राज्यों की। उसके बाद कौन कौन से स्टेट वहाँ पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, मैप में आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, ये मैप हुआ करता था, तो दिस इज द ग्वालियर स्टेट। यहाँ पे खनिया दाना है, समथार है, ग्वालियर, इंदौर, सीतामऊ, जावरा, ये कई सारे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या था कि जो ग्वालियर स्टेट था जहाँ पर इंदौर खत्म होता है, ये इंदौर की बाउंड्री है, तो इंदौर में एक रिवर है, इट्स कॉल्ड द शिप्रा रिवर, जो इंदौर से निकलती है। उस रिवर के
दूसरी तरफ अब अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ आप जब उसके ईस्ट में जाओगे, शिप्रा के ईस्ट में जब आप जाओगे, हाँ ईस्ट ही होगा, तो शिप्रा के जब ईस्ट में जाओगे तो आपको ग्वालियर स्टेट मिलेगा, जहां पर उज्जैन और पूरा जो एरिया उसका पार्ट हुआ करता है, और बाकी ऊपर वाला पार्ट ये। तो इस प्रकार से ये पूरा मध्य भारत बना। अब कौन कौन से स्टेट हुआ करते थे, कौन कौन से रियासती राज्य थे, उनका नाम हम देख लेते हैं। कठियावाड़ा, पिपलोदा, मोहम्मदगढ़, पथरी, देन आपका भूमिया स्टेट, नीमखेड़ा स्टेट, जामनिया और राजगढ़ स्टेट, ठीक है। उसके बाद अलीराजपुर, बड़वानी, देवास सीनियर, देवास जूनियर, धार, ग्वालियर, इंदौर, जावरा, सैलाना, सीतामऊ, जोबट, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स थे, ये स्टेट्स को मिलके क्या हुआ भाई साहब, ओके, इन सब स्टेट्स को मिलके आपका पूरा जो स्टेट है, पूरा आपका मध्य भारत स्टेट यहाँ पे बनता है। तो ये सब स्टेट्स को मिला के मध्य भारत स्टेट, तकरीबन 25-28 रियासतें थी जिनको मिला के मध्य भारत यहाँ पर आपका बनाया गया। तो ये राज प्रमुख थे, 1956 तक यही व्यवस्था रहती है। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेट था उसका नाम था विंध्य प्रदेश। अब विंध्य प्रदेश जो है 12 मार्च 1948 को यह स्टेट क्रिएट हुआ, और यहाँ पर क्या था, दो इंपॉर्टेंट स्टेट, सबसे जो बड़ा स्टेट था वो था रीवा स्टेट, ठीक है, और रीवा के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था पन्ना स्टेट। तो रीवा और पन्ना स्टेट के बीच में बड़ा डिस्प्यूट था। रीवा चाहता है कि वो भी ग्वालियर की तरह एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, एक स्वतंत्र जो राज्य है वो स्वतंत्र राज्य बने, लेकिन अंग्रेज जो भारत सरकार थी, या जो मेनन और आपके पंडित नेहरू और आपके वल्लभ भाई पटेल थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको इस प्रकार से एक अलग रीवा स्टेट यहाँ पे बनाया जाए। तो वो चाहते थे इन सबको मिला के विंध्य प्रदेश बना दिया जाए, ठीक है। वो तो ये चाहते थे सरदार पटेल कि ये जो एरिया है, इस एरिया को भी उधर मिलाओ ग्वालियर में और पूरा मध्य भारत बना दो, लेकिन इन लोगों ने रेजिस्टेंस किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद 12 मार्च 1948 को एक नया स्टेट बनाया गया और 4 अप्रैल को उसका उद्घाटन हुआ। तो 4 अप्रैल 1948 का उसका उद्घाटन वहाँ पे किया गया, और समय के 35 जो प्रिंसली स्टेट थे, उन 35 प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके पूरा जो सिंगल स्टेट है, पूरे सिंगल स्टेट का क्रिएशन यहाँ पे किया गया, ठीक है। अब शुरू में बनाया गया तो यहाँ पर भी राज प्रमुख हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रीवा के राजा थे वो सबसे बड़े राजा हुआ करते थे। पन्ना सेकंड इंपॉर्टेंट था। तो जब स्टेट बना तो पहले क्या था, बुंदेलखंड और बघेलखंड, क्योंकि इनमें डिस्प्यूट बहुत है। जितने भी स्टेट पे आपको मैं नाम लूंगा, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इन स्टेट्स के बीच में बड़ा डिस्प्यूट था, क्योंकि जो रीवा है ये एक तरीके से बघेलखंड का स्टेट है, बाकी जितने भी स्टेट है वो बुंदेलखंड के स्टेट है। तो पहले तो उन्होंने क्या करा कि दो स्टेट बना दिए, 2 डिवीजन बना दिए, संभाग बना दिए, एक बुंदेलखंड संभाग और एक आपका रीवा संभाग। तो 2 अलग अलग संभाग यहाँ पे बन गए। अभी 2 जो अलग अलग संभाग थे, इनके बीच में फिर बाद में इनको मर्ज करके सिंगल विंध्य प्रदेश बनाया गया, और उसके अंदर इसको बी कैटेगरी के स्टेट के अंदर यहाँ पर आपको डाला गया। बी कैटेगरी मतलब क्या, बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बी कैटेगरी मतलब जहां पर चीफ आपका जो राज प्रमुख है वो राज प्रमुख का अपॉइंटमेंट यहां पे किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेट बनता है। तकरीबन 63,708 किलोमीटर का एरिया था, ठीक है। और इसके अंदर आपके 60 मेंबर का जो विधानसभा है, 60 मेंबर का एक विधानसभा बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो राज प्रमुख बने तो मार्तंड सिंह जो थे उनको इसका राज प्रमुख बनाया गया, जबकि जो यादवेंद्र सिंह थे आपके पन्ना के, उनको उप राज प्रमुख या फिर आपके डिप्टी राज प्रमुख यहाँ पे बनाया गया। तो ये दोनों पोस्ट वहां पर राज प्रमुख और उप राज प्रमुख, ये दोनों पोस्ट वहां पे आपको क्रिएट की गई। जैसे इंदौर स्टेट में था या आपके मध्य भारत में था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्रिएट किया गया। लेकिन उसके बाद इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो राज प्रमुख थे वो अपने आप को सुप्रीम बताना चाहते थे, ये वो चीज़ें थी। फिर एक गुलाब सिंह नाम के राजा थे यहीं के, जिनको बेदखल कर दिया गया था रीवा स्टेट से, तो उन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट किया कि ये तो मेरा एरिया है, तुम ये इनको रिकॉग्निशन नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। ऐसे कई सारे डिस्प्यूट्स वहाँ पर हुए, और इन डिस्प्यूट्स को देखते हुए इस स्टेट को जो है सी कैटेगरी स्टेट के अंदर वहाँ पर आपको ट्रांसफर कर दिया, और सी कैटेगरी स्टेट में एक अलग से चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया। ये जो पोस्ट थी ये पोस्ट खत्म कर दी गई 51 के अंदर, और इनको प्रॉपर तरीके से चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया, और चीफ कमिश्नर जो है वो पूरा स्टेट अभी यहाँ पे रन करेगा। और उसके अंतर्गत जो इंडिपेंडेंट जो गवर्नमेंट है, अवधेश प्रताप सिंह पहले मुख्यमंत्री बने, फिर 52 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो शंभुनाथ जो है वो उसके मुख्यमंत्री बने। तो कौन कौन सी रियासतें इसमें मर्ज हुई, रीवा, अजयगढ़, आपका बरूंदा, बिजावर, छतरपुर, चरखारी, दतिया, मेहर, नागौद, और आपका नगांव, रिवाई, पहरा, पालदेव, तारो, ओरछा, पन्ना एंड अलीपुर, देन आपका बैसूदा और गरौली, देन आपका गोरीहर, उसके बाद आपका कामथा गरुआ, जासो, देन खनियाधान स्टेट, कोठी स्टेट, बिहत स्टेट और बिजना स्टेट, देन धुरवई स्टेट, देन सोहवाल स्टेट, फिर तारो, बरौनी, समथार एंड रंका पहाड़ी, बैरी, जिगानी, लुगासी, सरेला, तोरी फतेहपुर और
अलीपुरा। ये स्टेट जो है आपके प्रिंसली स्टेट के अंदर यहाँ पर आपको मर्ज किए गए। आपको ये सब नाम याद नहीं करना है, आपको बस ये नाम सुने होना चाहिए कि हाँ ऐसा कोई नाम हमने सुना है, ठीक है। जैसे जिगानी है, या जैसे आपने समथार और खनियाधान स्टेट का नाम सुना ही होगा मुझसे पहले, तो स्टेट के नाम एक बार आपने सुने हो, कभी एग्जाम में आ जाए, व्यापम वगैरह में कई बार आपको ये टॉपिक आता है, तो आपको कम से कम पता हो कि कौन सा स्टेट कहाँ पर था, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा स्टेट इस प्रकार से जो मध्य भारत है, तो मध्य भारत स्टेट का जो क्रिएशन है, मध्य भारत स्टेट का वहाँ पे आपको क्रिएशन हुआ। उसके बाद जो मध्य प्रदेश था, तो तीसरा स्टेट जो था आपका मध्य प्रदेश बाद में बना। तो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर भी कई सारी जो रियासतें हैं, कई सारी रियासतें उसके अंदर भी वहाँ पर आपको मर्ज की गई, ठीक है। जिसमें राजगढ़ है, या उदयपुर है, शक्ति है, एंड कोरिया है, राजनांदगांव। तो जनरली वो जो छत्तीसगढ़ वाली रियासतें थी वो फिर आपके पुराने मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे मर्ज की गई। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेट बनता है वो है आपका भोपाल स्टेट, ठीक है। तो अब भोपाल स्टेट की कहानी क्या है कि यहाँ पर तकरीबन 150-200 सालों से तकरीबन 150 से 200 सालों तक यहाँ पे बेगमों का रूल रहा, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट बेगम हुई। अब उन बेगमों के बाद जो नवाब हमीदुल्ला हैं, जो लास्ट बेगम के बेटे थे या नाती थे उनके, तो उनको राजा बनाया गया 1926 में। अब इनकी जो दोस्ती थी वो थी आपके जो मोहम्मद अली जिन्ना है पाकिस्तान के, उनके साथ में। तो वो चाहते थे कि जब प्रिंसली स्टेट जब बनाए जा रहे थे तो उनको बोला कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, लेकिन भोपाल तो भारत के एकदम सेंटर में है, तो पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। इन्होंने बोला मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, आम लोग थे, क्योंकि आसपास का जो एरिया था, है ना, क्योंकि भोपाल स्टेट में उस समय पे आपका सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा का कुछ पार्ट, ये एरिया हुआ करते थे, बेगमगंज वगैरह पूरा एरिया। बाकी पूरा भारत आज़ाद हो चुका, ये छोटा सा एरिया जो आज़ाद नहीं हुआ। तो वहाँ पर एक विलीनीकरण आंदोलन है, वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो वो विलीनीकरण आंदोलन स्टार्ट हुआ कि हमको भाई साहब भारत में मर्ज किया जाए। उसके लिए बड़ा आंदोलन वहाँ के लोगों ने स्टार्ट किया, और उसके बाद अल्टीमेटली मार्च 1948 में नवाब जो है उन्होंने भारत में शामिल होने का जो एक प्रस्ताव है आपके मैनन का, वो मैनन का प्रस्ताव यहाँ पर आपका एस्टैब्लिश, उसको वहाँ पर एक्सेप्ट किया। उस समय पे यहाँ पे जब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर हुआ करते थे शंकर दयाल शर्मा, जो भारत के बाद में राष्ट्रपति भी बने, तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी विरोध किया कि नहीं इस तरीके से जो है वो उसको भारत में मर्ज करना जरूरी है, और उन्होंने काफ़ी आंदोलन वहाँ पे किया। उस आंदोलन के कारण उनको पकड़ में जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद लंबे समय तक वो जेल में भी रहे, ठीक है। उसके बाद 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को जो भोपाल स्टेट है वो भारत के अंदर मर्ज होने का जो परमिशन है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको साइन कर देता है, और उसके बाद इसको भारत के अंदर वहाँ पे आपको शामिल कर लिया जाता है ना। लेकिन ये जो स्टेट था वहाँ पे राजा थे या कई सारे डिस्प्यूट्स वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे थे, तो उसके केस में इसको कैटेगरी सी स्टेट के अंदर वहाँ पर डाला गया। और कैटेगरी सी स्टेट मतलब होता है वो स्टेट जिस स्टेट के अंदर चीफ कमिश्नर जो है वहाँ पर आपको रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 चीफ कमिश्नर वाले स्टेट हो गए, एक विंध्य प्रदेश मैंने आपको बताया, और दूसरा भोपाल स्टेट। तो 2 चीफ कमिश्नर वाले थे, ठीक है। उसके बाद ए स्टेट जो था वो ऑलरेडी आपके मध्य भारत का पार्ट था, मध्य प्रदेश का पार्ट था। और उसके बाद आपका जो भोपाल आपका मध्य भारत स्टेट है, जो पार्ट बी स्टेट था, जहां पर आपके राज प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। तो भोपाल स्टेट को फिर भारत के अंदर यहां पर आपको शामिल किया गया। 30 अप्रैल को उन्होंने साइन करा, और 1 जून 1949 से इट बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडिया। लेकिन एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, एक अलग राज्य के रूप में, इंडिपेंडेंट मतलब एक भारत के अंदर एक अलग राज्य के रूप में भोपाल यहाँ पर आपका स्थापित होता है, ठीक है। तो पार्ट सी स्टेट में है, उस समय भोपाल, रायसेन और सीहोर और कुछ एरिया विदिशा का भी था, वो पूरा एरिया मिला के उसको वहां पर बनाया गया। और 20 मार्च 1952 को शंकर दयाल जो शर्मा है वो उसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेते हैं। इलेक्शन होने के बाद, मतलब उसके पहले ही पूरा जो शपथ वगैरह होती है, और उनको मध्य प्रदेश, उसका भोपाल स्टेट का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर 56 के अंदर तो आपको पता ही है क्या हुआ, 52 से 56 तक मुख्यमंत्री रहे, और 56 के अंदर फिर वो पूरा एरिया यहाँ पर आपका मर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 स्टेट हुए, ठीक है। अब उसके अलावा भोपाल के अंदर कुछ आईसीएस, जो भोपाल स्टेट था उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स हुए जिनको चीफ कमिश्नर हमने बोला। तो कौन कौन चीफ कमिश्नर हुए? पहले जो थे वो NB बैनर्जी थे, सेकंड जो है वो आपके श्री विश्वनाथन थे, देन PK भार्गव एंड आपके भगवती सहाय। तो लास्ट जो थे वो भगवती सहाय थे, जो 1954 से लेके 1956 तक मध्य भारत के यहाँ पर जो उनके जो हेड हैं, या फिर उनके जो ICS ऑफिसर हैं, या आप बोलेंगे चीफ कमिश्नर के रूप में उन्होंने यहाँ पे आपका काम किया, ठीक है। उसका चौथा जो स्टेट था वो CPN बरार था। इसको मध्य प्रदेश और बरार भी बोल सकते हैं। बरार वाला जो एरिया था वो बाद में यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन नाम वही था। तो CPN बरार ये मध्य भारत वाला स्टेट था। तो ये जो स्टेट था इसके अंदर आपका अभी का महाकौशल छत्तीसगढ़ और आपके
कुछ एरिया जो था आपका महाराष्ट्र का वो उसके अंदर यहाँ पे शामिल था। उसका जो कैपिटल था, इसका कैपिटल नागपुर था। जबकि जो मध्य भारत था तो उसकी कैपिटल बता चुका हूँ, इंदौर और ग्वालियर दोनों उसकी 6-6 महीने कैपिटल थी। उसका जो विंध्य प्रदेश था इसका कैपिटल आपका रीवा हुआ करता था, ठीक है। तो पूरा ये विंध्य प्रदेश और पूरा एरिया। उसका जो नागपुर है तो ये मध्य भारत जो था, मध्य प्रदेश राज्य था, जिसको हम CPN बरार अभी बोल रहे हैं, ये मध्य भारत एंड बरार एरिया बोल रहे हैं, ये वाला पूरा जो एरिया था, ये एरिया का कैपिटल जो है आपका नागपुर हुआ करता था। फिर बाद में इसको भी भारत के अंदर आपका मध्य प्रदेश में मर्ज किया गया। तो ये बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं, ये छत्तीसगढ़ का बाउंड्री है अभी के समय पे, ठीक है। और ये जो पूरा बाउंड्री है इसके बाद में उसको मध्य प्रदेश में आपका शामिल किया गया। तो ये उसका नागपुर उसका कैपिटल था, ठीक है। अब उसके बाद 1956 में, 1956 में, यहाँ तक समझ में क्लियर हुआ सबको? प्लीज़ कमेंट करें। ओके। उसके बाद 1956 में ये कई सारे इश्यूज क्रिएट हुए, जैसे आंध्र प्रदेश अलग बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन 1953 में चला। आंध्र प्रदेश को एक अलग भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया, और बाकी भी कई सारे स्टेट्स थे जो इस प्रकार के नए स्टेट या नए राज्य बनाने की जो डिमांड है वो डिमांड लगातार वहाँ पे उठा रहे थे। और उन डिमांड्स को देखते हुए, उन मांग को देखते हुए एक नया कमीशन बनाया था। कमीशन इज कॉल्ड द फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। और उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत उस समय पे जो फजल अली, KM पनिक्कर और रघुनाथ कुंजर, ये 3 उसके मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया 30 सितंबर 1955 को, और उसके बाद आपके 1 नवंबर 1956 से पूरी भारत का जो ढांचा है, पूरे भारत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे बदल जाता है। तो वहाँ पर हमने क्या करा कि जो ABCD जो कैटेगरी है, ABC स्टेट है, ABCD स्टेट है, इसको हमने ख़त्म कर दिया। और इसको ख़त्म करने के बाद प्रॉपर तरीके से हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये 2 पार्ट हमने वहाँ पर आपको डिवाइड हो गए। खैर उसमें हम डायरेक्ट डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक आज है ही नहीं। तो वो जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे या रीऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया पढ़ेंगे उस समय वहाँ पर हम बात करेंगे। तो जितने भी प्रिंसिपली स्टेट थे सबको मर्ज, मतलब जितने भी अलग अलग राज्य थे उनको मर्ज किया गया, और उनको मर्ज करने के बाद आपके 14 स्टेट और 7 UTs यहाँ पे बनाएगा, जिसमें ये मध्य प्रदेश का नया मैप था, जहाँ पर मध्य प्रदेश और 56 में अभी का छत्तीसगढ़ है, वो पूरा एरिया इसके अंदर यहाँ पर आपको इंक्लूड था। इधर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है ना। उसके बाद बिहार का लगता था, खैर अब वो चेंज हो चुका है। उड़ीसा है, हैदराबाद है, बॉम्बे स्टेट, ये उस समय का मैप है, ये अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो ये 56 के अंदर ये स्थिति यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपको बनती थी, ठीक है। अब 1956 के बाद क्या हुआ? 1956 में जब नया स्टेट बना तो उस समय क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए? तो पहला बदलाव यहाँ पे ये हुआ कि कुछ एरिया थे, बुल्दाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जो एरिया थे आपके, तो इन स्टेट को जो है आपके महाराष्ट्र के अंदर मर्ज कर दिया गया। उस समय उसको बॉम्बे स्टेट बोला जाता था। तो बॉम्बे स्टेट फिर बाद में 60s में आपका बॉम्बे जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड हुआ। तो उस समय के बॉम्बे और अभी का जो महाराष्ट्र है उसके अंदर ये सब एरिया वहाँ पर आपको दे दिए गए, क्योंकि जितने भी एरिया थे ये मराठी स्पीकिंग एरिया थे। तो मराठी स्पीकिंग होने के कारण ये पूरा जो एरिया है वो पूरा एरिया वहाँ पर आपका उनको दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये सब आपके एरिया हो गए। उसके बाद जो भानपुरा तहसील है आपके मंदसौर का, सुनील टप्पा करके, टप्पा का मतलब होता है जो तहसील होती है, तहसील से छोटा टप्पा होता है, बोलते हैं तहसील टप्पा। तो छोटे छोटे टप्पास होते हैं जहाँ पर तहसीलदार या अधिकारी बैठते हैं, या आप उसको एक रेवेन्यू सर्कल बोल सकते हो। तो ये रेवेन्यू सर्कल जो था सुनील टप्पा, इसको छोड़ के जो भानपुरा तहसील है मंदसौर की, वो मध्य प्रदेश के अंदर शामिल कर दी गई, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा जो भोपाल राज्य जो है, वो भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो वो पूरा भोपाल स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश का भाग हो गया। फिर विंध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तो पूरा मर्ज होना था। फिर राजस्थान की जो कोटा तहसील है, तो उसकी जो कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है उसको विदिशा में जोड़ दिया गया, ओके। इसका भी एक अलग स्टोरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर विंध्य प्रदेश जो था स्टेट था, जो C कैटेगरी स्टेट था, उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। तो उस प्रकार से सुनील टप्पा और बाकी एरिया दे दिया गया। तो आपका मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट, उसके बाद जो बुल्डाना वगैरह जो एरिया दिया है उस एरिया को छोड़ के आपका पूरा जो MP वाला एरिया था, पुराना MP वाला एरिया था, इन सबको मर्ज करके मध्य प्रदेश जो राज्य है उस राज्य का निर्माण यहाँ पे किया गया। और उसकी जो कैपिटल है भोपाल, उसका कैपिटल वहाँ पे डिक्लेयर किया गया। वहाँ पे भी बड़ी लड़ाई थी, भोपाल को बनाया जाए या जबलपुर को बनाया जाए, क्योंकि अगर जबलपुर को बनाते तो जबलपुर ऑलमोस्ट उस समय के मध्य प्रदेश के सेंटर में था, जबकि भोपाल एकदम कॉर्नर में था,
और अगर कोई व्यक्ति अगर रायपुर में या बस्तर में रहता है तो उसके लिए राजधानी आना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। लोग फ्लाइट से या लंबा लंबा सफ़र तय करके 2-2 दिन का सफ़र तय करके रायपुर आपके भोपाल आते थे किसी भी काम के लिए कैपिटल में। तो एक बड़ा इशू वहाँ पे क्रिएट हो और उसी इशू के कारण जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो बाद में क्रिएट भी होता है। उसकी एक अलग स्टोरी है, वो कभी हम वहाँ पे बाद में देखेंगे। 1 नवंबर 1956 नया राज्य बनता है और पंडित रविशंकर जो शुक्ल हैं मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे शपथ लेते हैं। ये उसी के समय का वहाँ पर आपका फोटो है, ठीक है। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन वहाँ पे, जिलों का पुनर्गठन वहाँ पे किया गया। तो ये तो बात हुई कि मध्य प्रदेश कैसे स्ट्रक्चर लेता है। उसके बाद इंटरनल मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी हुई, तो सबसे पहले आप देखोगे कि मध्य प्रदेश जब बना तो उस समय पे मध्य प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट्स 43 जिले हुआ करते थे 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 43 टोटल जिले हो गए। उसके बाद 2 नए जिले जो है 1972 में, उसके बाद कोई नया जिला नहीं बनाया गया। 1972 में आपका भोपाल और राजनांदगांव ये 2 नए जिले बनाए गए। तो भोपाल जो है अभी आपको पता ही है मध्य प्रदेश का पार्ट है और राजनांदगांव जो है अभी के समय पे छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो ये 2 नए जिले बनाए गए। इस प्रकार से टोटल जो 45 जिले हैं 45 जिले मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे हो जाते हैं। और 1997 तक यही आपकी जो स्थिति है वो यही स्थिति रहती है। और कितने संभाग थे, तो बस्तर, भोपाल, बिलासपुर, चंबल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, होशंगाबाद, रायपुर, सागर और आपका उज्जैन। तो ये आपके उस समय के संभाग थे। जबकि जो चंबल संभाग था उस समय 1980 में 1980 में इस संभाग का जो स्थापना है वो उसका गठन वहाँ पे किया गया था। तो ये उस समय पे मध्य प्रदेश में संभाग थे 1997 तक। और इनके अंदर आपके 45 जो जिले हैं 45 जिले यहाँ पर आपके स्थापित थे। लेकिन यहाँ पर एक डिमांड ये था कि नए राज्य जो है, नए जो जिले हैं वो नए जिले यहाँ पे बनाया जाए। अब उस नए जिले को लेके 2 कमीशन बनाए गए। एक वी.आर. दुबे कमीशन बनाया गया। अब ये जो वी.आर. दुबे कमीशन था इनका बोलना था कि मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाए जा सकते हैं। तो देट क्रिएट द 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश। बाकी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसके बाद दूसरा कमीशन बनाया गया, इट्स कॉल्ड द सिंहदेव कमीशन। इसने फिर 6 नए जिलों की रिकमेंडेशन और की। उस प्रकार से 1998 में वी.आर. दुबे और आपका सिंहदेव कमीशन, दोनों कमीशन को मिला के 16 नए जिले जो हैं मध्य प्रदेश में आपके बनाए गए, ठीक है। तो 16 जिले बना गए, तो 45 थे और आपके इंक्रीज हो गए यहाँ पे। तो टोटल जो जिलों की संख्या है वो आपके 61 जिले मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपको हो गए, ठीक है। अब वो जो 16 जिले थे उसमें मध्य प्रदेश का पार्ट कौन सा था, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 7 जिले आते हैं अभी के समय पे, श्योपुर, नीमच, बड़वानी, हरदा, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, ये अभी के मध्य प्रदेश में है। और बाकी जितने भी जिले हैं आपके, ठीक है, इन 7 जिलों को छोड़ के 11 जो जिले थे वो 9 जो जिले थे वो छत्तीसगढ़ के अंदर चले जाते हैं। उनके नाम से हमको कोई मतलब है नहीं, तो 7 आप नाम जाते ना, श्योपुर, नीमच, बड़वानी, हरदा, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, ये जो जिले थे ये उस समय के मध्य भारत का भी, मतलब आपके मध्य प्रदेश का पार्ट अभी हैं। पहले वो पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो कंबाइंड स्टेट था उसका पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद ये 16 में से हो गए आपके, ओके। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ कि 16 जिले अलग निकाल दिए गए। 61 में से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना दिया गया। और उस समय का जो टोटल मध्य प्रदेश था उसके टोटल एरिया का 30% जो एरिया है वो 30% एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। तो 16 जिले चले गए मध्य प्रदेश में वापस, जो है 45 जिले जो है मध्य प्रदेश में अभी यहाँ पर आपके फिर से हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में 45 जिले फिर से स्थापित हो जाते हैं। 2003 में 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। बुरहानपुर से निकाल के आपका खंडवा ये जिला बनाया गया। अशोकनगर से मतलब गुना से निकाल के अशोकनगर बनाया गया। और शहडोल से निकाल के अनूपपुर, ये 3 नए जो जिले हैं वो आपके 2003 में बनते हैं। फिर 2008 में 2 नए और जिले बनाए गए। सिंगरौली बनाया गया सीधी से अलग करके, अलीराजपुर बनाया गया झाबुआ से अलग निकाल के, क्योंकि दोनों ट्राइबल एरियाज हुआ करते थे। फिर 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जो है वो शाहजहाँपुर से निकाल के एक नया राज्य बनाया गया, नया जिला बनाया गया, जहाँ पर मैंने राज्य बोल दिया है, थोड़ा कंसिडर कर लेना। और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निकाल के जो निवाड़ी स्टेट है, वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका बनाएगा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जिले हैं 1 नवंबर 2005 के बाद ये जिले मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपको बनते हैं। इनके नाम एक बार आप पढ़ लो, मैं रिपीट नहीं करूँगा बार बार, क्योंकि आपको पता है कि बार बार रिपीट करने से आपका भी टाइम वेस्ट होता है और वीडियो की जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे आपको टूटती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जिले बनाए गए, ओके। उसके बाद अभी और भी कई सारे जिले गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, अनाउंस किए हैं, अभी बनाए गए नहीं गए हैं, तो कुछ सारे लोग उसको भी काउंट करते हैं। लेकिन जो अनाउंस जिले होते हैं उसको आप शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया, उसको बनाया नहीं है। तो अनाउंस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है,
फिर एक बागली डिस्ट्रिक्ट है, देवास से बनाने का बात बोला है। फिर नागदा स्टेट है, नागदा जिला है जो उज्जैन से बनाने की बात बोली गई है। फिर आपका चचौरा है जो गुना से अलग करने की बात की गई है। और फिर आपका मेहर है जो सतना से अलग करने की बात की गई। तो ये जिले अभी 3 जो जिले हैं नीचे के वो आपके कमलनाथ जी जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया है, जबकि जो बागली है ये रिसेंटली अभी देवास के अंदर निकाल के ये शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर आपका डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिले जो हैं वो बना 4 जिले नए अनाउंस किए हैं, लेकिन अब कितने बनते हैं कितने नहीं बनते हैं वो एक अलग देखने की बात है कि उपचुनाव भी हैं। तो जहाँ तक माना जा रहा है कि बागली जो जिला है उसको बना दिया जाएगा, और बाकी जो 3 नाम है शायद उनका क्रिएशन हो या नहीं हो। बीच में भी एक आध और भी कोई जिला था जो अनाउंस किया था। अब ऐसे अनाउंस वाले तो 8-10 जिले हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं। जो बन गया, जो मैप पे आ गया, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला गया, उसी को हम वहाँ पे मानेंगे। ये जो मैप था ये उस समय का अक्टूबर 2000 का मैप था, मतलब मध्य प्रदेश बनने के पहले। तो ये आप इसके ऊपर एक नज़र डाल लो, ये काफ़ी एक रेयर मैप है जो आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। तो इसको डिवाइड करके, यहाँ से डिवाइड करके ये मध्य प्रदेश जो है उस समय यहाँ पर आपका बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका बाउंड्री हुआ। तो इस मैप को आप एक बार देख लेना, चाहो तो इसका जो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई मध्य प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन या मध्य प्रदेश के गठन की बात। और ये जो मैप है ये अभी के समय का मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, ये निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर वगैरह, ये मैप अभी के समय का मैप है। तो बाकी जो एरियाज हैं, बाकी एरियाज हमने उसमें से छत्तीसगढ़ को वहाँ पर आपका दे दिया गया। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की और पूरी स्टोरी की, किस प्रकार से मध्य प्रदेश एक नए राज्य के रूप में आपके 1947 से लेके तो 2020 तक अभी स्टैब्लिश हुआ है। आगे जो भी अपडेट्स होंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 अक्टूबर 2020 को, तो आगे जो भी अगर अपडेट्स होता है तो आप अपने हिसाब से अपडेट कर लेना। कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि सर नया जिला बन गया, ये हो गया, वो हो गया। तो डेट देख लिया करो। बहुत सारे बच्चे डेट नहीं देखते हैं, उसके बाद फिर बाद में कमेंट करते हैं। तो पहले डेट देख लेना, फिर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।